दोस्तों आज पेश है 5 करोड़ के दांत। ये कवर चित्र है दोस्तों। आपने आगे की कहानी में पढ़ी ही ली होगी यहाँ तक, खूनी फिल्म में। नहीं पढ़ी हो तो इससे आगे ही डाल रखी है, ये उसकी कहानी है। आगे शुरू करते हैं। करण 2 दिन बाद हैदराबाद 2 दिन तक हैदराबाद में रुका रहा। तीसरे दिन वह भी ट्रेन से कराची के लिए रवाना हो गया। असलम ने अब तक इंस्पेक्टर कादिर के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। दोपहर को वह कराची के होटल शेरटन में पहुंच गया। शेरटन और होटल के काउंटर पर क्लर्क ने कहा, मेरा नाम करीम है, मुझे एक अच्छा सा कमरा चाहिए। शायद यहाँ मेरा एक ख़त भी आया होगा। मैंने अपने एक दोस्त को यहाँ का पता लिख कर दिया था। यस, आपका एक लिफाफा आया है, यह लीजिए, थैंक यू। होटल के कमरे में पहुंचकर करण ने लिफाफा खोला। उसमें असलम का कोड संदेश मौजूद था। बैठकर उसने कोड को हल करने लगा और 10 मिनट बाद ही उसने कोड को हल कर डाला। संदेश इस प्रकार था, इंस्पेक्टर कादिर, जापानी दूतावास से कुछ लोगों की दोस्ती है। वह एक गाने वाली सलमा बाई के कोठे पर नियमित जाता है। उसके खर्च आमदनी से ही ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन यह पता नहीं कि उसके पास रुपये कहाँ से आते हैं। बस इतना ही मालूम कर सका हूँ। अब मैं उसी होटल सिराज में ठहरा हूँ। यहाँ वह दोनों लड़कियाँ मुझे फिर से मिल गई। मेरी ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन कर लीजिएगा, असलम। उसके बाद करण काफ़ी देर तक कमरे में टहलता रहा और इंस्पेक्टर कादिर को समाप्त करने की स्कीम बनाता रहा। फिर वह हल्के से मेकअप में होटल से बाहर निकला। सड़कों पर घूमकर उसने उचित स्थान की तलाश में लग गया जहाँ इंस्पेक्टर से निपटा जा सके। आखिर में एक सिनेमा हॉल के सामने ठहर गया। यह सिनेमा हॉल 14 हॉल एक चौराहे पर बना था। बाईं और एक काफ़ी हाउस था। काफ़ी हाउस काउंटर के बिल्कुल दरवाजे पर था, जिस पर खजांची बैठा ग्राहकों को पैसे ले दे रहा था और करण सड़क के किनारे खड़ा सोच रहा था, यह जगह ठीक है। 6 बजे फिल्म शो ख़त्म होगा तो यहाँ भीड़ हो जाएगी। भीड़ में अपना काम आसानी से कर सकूँगा। फिर उसने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ पर आकर असलम को शिवराज फ़ोन किया। असलम, इस समय 5 बजे हैं। ठीक 6 बजे तुम अपनी गाड़ी लेकर कैडिट सिनेमा हॉल के पीछे पहुंच जाना। गाड़ी चौराहे के किनारे खड़ी कर देना, मेरा इंतज़ार करना। असलम ने निर्देश देने के बाद उसने पुलिस का स्टेशन का नंबर मिलाया। दूसरी ओर जवाब मिलने पर, क्या इंस्पेक्टर कादिर से बात कर सकता हूँ? प्लीज़ होल्ड इट ऑन। कौन सदमार कादिर की आवाज़ कान में टकराई। हेलो, इंस्पेक्टर कादिर स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, मैं सलमा बाई के कहने पर आपको फ़ोन कर रहा हूँ। आज उसके कोठे पर कुछ बदमाश आए थे। वह कारपेट सिनेमा के निकट किसी काफ़ी हाउस को लूटने का प्रोग्राम बना रहे थे। 6 बजे शो समाप्त होने के समय वह डाका डालेंगे। आप अगर चाहें तो उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। कहकर उसने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना फ़ोन बंद कर दिया और फिर अपनी पिस्तौल निकाल कर चेक की। उसके जेबों में एक पिस्तौल उसकी दोनों जेबों में एक पिस्तौल था।
पौने 6 बजे सिनेमा हॉल के निकट वाले कॉफ़ी हाउस में प्रविष्ट हुआ और एक ऐसी टेबल पर बैठ गया जहाँ से सड़क पर नज़र रख सके। यह जगह ठीक रहेगी। और 6 बजे सड़क पर दूसरे इंस्पेक्टर कादिर आता दिखाई दिया। वह इस समय सादे लिबास में था। इंस्पेक्टर आ गया। अपने साथियों को यह निर्देश ही पीछे निसंदेह ही पीछे छोड़कर आया है ताकि लुटेरे को होशियार न हो जाए। सिनेमा हॉल का शो समाप्त होते ही हॉल से भीड़ निकलनी शुरू हो गई और कुछ दूर पर कॉफ़ी हाउस के सामने भीड़ ही भीड़ थी। इंस्पेक्टर एक सड़क पर दूसरी ओर खड़ा कॉफ़ी हाउस के काउंटर पर नज़र रख रहा था। इंस्पेक्टर कर्ण अपनी जगह से कैश काउंटर पर पहुंचा। उसने दोनों जेबों से रिवॉल्वर निकाल कर पिस्तौल अपने शरीर की ओट में छुपा रखा। दूसरा उसने खजांची के पर रख दिया और इंस्पेक्टर कादिर दूर से यह दृश्य देख चुका था। उसे केवल पिस्तौल नजर आई और खजांची की छाती पर रखा था। बस इंस्पेक्टर अपना पिस्तौल निकाला और भीड़ को चीरता हुआ कॉफ़ी हाउस की ओर बढ़ा। जैसे ही कॉफ़ी हाउस के निकट आया, करण दूसरे हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा हुआ आगे किया और 2 गोली चलाई और इंस्पेक्टर नीचे गिरने से पहले ही मर चुका था। और भीड़ का लाभ उठाकर कर्ण भी छलांग मारता हुआ भीड़ में घुस गया। भीड़ को चीरता हुआ वह चौराहे की तरफ भागा। चौराहे पर असलम की गाड़ी में बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। करण दौड़कर तेजी से आते उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली। करण दौड़ता हुआ आया और दरवाजे खोलकर गाड़ी में घुस गया। चलो असलम जल्दी करो। और असलम ने कार फुल स्पीड पर छोड़ दी। जब काफ़ी दूर निकल आए, मैंने इंस्पेक्टर को समाप्त कर दिया है। वह मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं वापस हैदराबाद जाऊँगा। और मेरे लिए क्या आदेश है? तुम कल सुबह लाहौर के लिए रवाना हो जाना और हमारी मुलाकात मीना बाज़ार में होगी। तुम किसी भी तरह मीना बाज़ार से शामिल होना, बाज़ार में लंगूर में शामिल होना, वरना मेरी सारी स्कीम फेल हो जाएगी। मैं वहाँ के हजूर में ज़रूर पहुँच जाऊँगा, लेकिन मैं उन दोनों लड़कियों का क्या करूँ? वह तो चिचड़ी की तरह मुझसे चिपक गई हैं। वह मेरे साथ लाहौर ज़रूर जाएंगी। उन लड़कियों से निपटना तुम्हारा काम है। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई सहायता कुछ नहीं कर सकता। ओके, मैं उन्हें संभाल लूँगा। गुड, अब तुम मुझे यहीं उतार दो और टैक्सी लेकर हैदराबाद चला जाऊँगा। अच्छा। असलम ने गाड़ी सड़क के किनारे रोकते हुए कहा, आप बहुत सावधान रहिए। आपके ग्रुप में अगर कोई शत्रु का आदमी है तो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मैं जानता हूं, यह जीवन और मृत्यु का खेल है। असलम, इस समय हम जो कुछ कर रहे हैं वह हमारा निजी स्वार्थ नहीं है, बल्कि अपने देश की सेवा कर रहे हैं। वह फिल्म हमारे मिल गई तो हमारा देश विश्व की दूसरी बड़ी शक्तियों का मुकाबले पर आ जाएगा। इतना कहकर करण गाड़ी से उतरा। ओके डियर, अब लाहौर मुलाकात होगी। ओके एंड गुड लक। उसके बाद करण टैक्सी में बैठा और हैदराबाद जा रहा था। चलो, इंस्पेक्टर से मुक्ति मिली। अब देखना है यह मेरे साथियों में गद्दार कौन है। और आधी रात हैदराबाद में अपने होटल के सामने टैक्सी से उतरा और सीधा अपने कमरे में जाकर सो गया। रात को न जाने किस समय उसकी 8 करण की नींद उखड़ी। वो यह 8 सुनी थी मैंने। क्या कमरे में कोई है? और तभी सामने वाली खिड़की
पर हल्की सी आवाज़ हुई, कर 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 कर। ओह माय गॉड, खिड़की पर है, शायद शीशे काटने की कोशिश कर रहा है। मुझे फुर्ती से उठकर दबे पांव चल कर खिड़की के निकट जाकर दीवार से लग जाना खड़ा हो गया। और कुछ देर बाद किसी ने खिड़की का फ्रेम का शीशा बाहर उतार लिया। उसके एक हाथ अंदर और खिड़की की चटकनी खोल दी। करण सांसें रोक के खड़ा था। खिड़की का पट खुल गया। वह व्यक्ति खिड़की पर चढ़कर बहुत भीतर कूदा। उसके दांत में खंजर दबा हुआ था। करण उसके पीछे लग के खड़ा था और नीचे कूदकर जैसे ही व्यक्ति बेड की तरफ बढ़ा, पीछे से करण ने अपनी काली हाथ की उंगली पिस्तौल तानते हुए उसकी कमर पर लगा दी। हैंड्स अप। खंजर अभी भी व्यक्ति के दांतों में दबा हुआ था। हाथ ऊपर उठाए और साथ ही वह तेजी से घुमा और एक घूसा करण के मुंह पर मारा। करण इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। घूसा खाकर वह दीवार से टकराया। करण खाली हाथ देखकर वह व्यक्ति श्वर हो गया और दांत से खंजर निकालकर उसकी तरफ बढ़ा। करण संभल कर खड़ा हो गया था। उस व्यक्ति ने खंजर का से हमला किया। करण एक बार फिर हटकर वार खाली कर दिया। वह व्यक्ति संभला और फिर हमला करने के लिए तैयार हो गया। करण पीछे हटते हुए दीवार से जा लगा। उस व्यक्ति ने खंजर हिलाते हुए निकट आया। करण ने फुर्ती से पलटकर कॉर्नर में रखी गुलदस्ता उठा लिया और व्यक्ति के मुंह पर दे मारा। करण के लिए इतना ही अवसर काफ़ी था और छलांग लगाकर उस व्यक्ति के ऊपर आ गया और उसके साथ लिए फर्श पर जा पड़ा। गुलदस्ते की चोट से व्यक्ति पहले ही अधमरा हो चुका था। ऊपर से करण ने 2-4 शक्तिशाली घूसे और लगा जड़ दिए। मार खाकर बेहोश हो गया। नीचे पड़ा छोड़कर करण उठ खड़ा हुआ। कुछ देर खड़ा रहकर उसने सांसें ठीक करने की। उसके बाद करण ने पड़ा हुआ हमलावर का खंजर उठा लिया और फिर बेड के निकट खड़ा हुआ पानी का जंग उठाकर लाया व्यक्ति के मुंह पर उड़ दिला। पानी गिरते ही उसे कराए आंखें खोल दी। करण ने उसके निकट आकर बैठ गया। करण ने उसकी खंजर उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, इतना तो मैं समझ गया हूँ प्यारे, तू मुझे मारने आया था। अब जल्दी बता यह और बता कि तुम मुझे मारने क्यों चाहता था। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे तो खंजर बकरे की तरह हल कर दूंगा। इसे मजाक मत समझना, गंभीर कह रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं मार सकते। करण ने उसकी गर्दन पर खंजर का दबाव बढ़ाया। बताता हूँ तुम पहले खंजर हटाओ। क्यों नहीं मार सकता? तुम भी तो मारने आए थे। जल्दी बोलो वरना गर्दन काट कर दूंगा। कर्नल ने गर्दन हटा दिया। करण ने खंजर हटा दिया। मुझे इंस्पेक्टर कादिर ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है। अब जल्दी बोलो। कादिर ने? हाँ, परसों उसे कराची में मुझे खूनी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया था, लेकिन फिर एक शर्त पर छोड़ दिया कि मुझे हैदराबाद जाकर तुम्हें कत्ल कर दूं। वह मेरे सारे जुर्म छिपा लेगा। तुम्हारा पता उसने मुझे बताया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ और लगे लोगों को केवल तुम्हें ठिकाने लगा दूं। तुम हैदराबाद में कब से आए थे? आज शाम ही। शाम को जब तुम कहीं बाहर आए थे तो मैं होटल के सामने खड़े तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कर्नल ने सोचा, इंस्पेक्टर सचमुच मेरी हत्या कराने के चक्कर में था और मेरे हाथों मरने से पहले ही मेरी हत्या का आदेश भी दे चुका था। लेकिन अब इस आदमी का क्या करूं? कुछ देर सोचने बाद करण ने कहा, देखो, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी हत्या कर सकता हूँ या तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ।
लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम एक मामूली अपराधी हो और कादिर के कहने पर मुझे मारने आए थे, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। वह जल्दी ही उठा और तेज़ी से कमरे से बाहर चला गया, और गुंडे के चेहरे पर खुशी की चमक चमक लगाते। और फिर करण उसी समय लाहौर जाने के लिए कपड़े बदलने लगा। उधर कैप्टन असलम लाहौर पहुंच चुका था। उसके साथ वे दोनों विदेशी लड़कियां जूलिया और रोजी भी आई थी। तीनों एक ही होटल में ठहरे हुए थे। लाहौर भी काफ़ी खूबसूरत जगह है और खूबसूरती में मैं दीवाना हूँ। क्या आप लाहौर पहली बार आए हैं? जी हाँ, मैं इंडिया और पाकिस्तान का यह पहला टूर है। तो फिर आप यहाँ की भाषा बड़ी साफ बोल लेते हैं। मैंने उर्दू और हिंदी बाकायदा पढ़ी है मिस जूलिया, जिस तरह आप पढ़ रही हैं। क्या बोर बातें हो रही हैं? मेरा ख्याल है हमें घूमने चलना चाहिए। आज नहीं, आज मैं थका हूँ, तो कल सुबह चलेंगे। यह बहुत ऑस्टेटिक इमारतें देखने के लायक है। कल भी नहीं, कल यहाँ एक मीना बाज़ार लगने वाला है। मैं वहाँ की अपनी 104 बीवियों 104 बीवियों के लिए कुछ जेवर खरीदना चाहता हूँ। 104 बीवियाँ? क्या आप मजाक कर रहे हैं मिस्टर जमाल पाशा? मजाक किस चिड़िया का नाम है? मेरी पूरी 140 बीवियाँ थी, लेकिन पिछले महीने मैंने 30 को तलाक दे दिया, 6 मर गई और 104 का खाविंद हूँ। मुझे यकीन नहीं होता। आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। खैर, आपने जिस मीना बाज़ार का जिक्र किया है उसमें हमें आपके साथ चलेंगी। आज लोग वैसा नहीं आप लोग वहाँ नहीं जा सकते। प्राइवेट बाज़ार है, वहाँ केवल वही लोग जा सकते हैं जिनके पास दावतनामा हो। आपके पास दावतनामा है? नहीं है, मगर अपनी एम्बेसी द्वारा मंगवा दावतनामा हासिल कर लूँगा। फिर तो हम भी कर सकती हैं। हम भी आपके साथ मीना बाज़ार ज़रूर चलेंगे मिस्टर पाशा। और उधर होटल नेस्ट के कमरे में कर्नल 5 साथियों के साथ मौजूद था। वह सब डाके के प्लान के अंतिम रूप दे रहे थे। करण ने कह रहा था, मेरी योजना का अंतिम रूप दे दिया है। अब 6 आदमी, 2 स्टेनगन, 2 और पिस्तौलें हमारे पास होंगे। प्लान यह है कि 2 आदमी मेन गेट पर जाकर आने जाने वालों को, चौकीदार को पूरी रोक लेंगे, और 2 आदमी छत पर जाएंगे और 2 आदमी अंदर कोठी में जाएंगे। अगर जाने वाले में से अंदर जाने वाले में से मैं रहूँगा और एक और हम सारे मेहमानों को हॉल में बंद करके हीरे जवाहरात समेट लेंगे। फिर तो लूट का माल लेकर फरार कैसे होंगे? हमारे पास 2 कारें होंगी, एक कोठी के बाहर खड़ी होगी और एक दूसरी लाहौर के बाहर शालीमार बाग के पास होगी। हम पहली कार में फरार होंगे शालीमार बाग, उस कार को छोड़कर दूसरी कार बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन इतनी देर में दूसरी शहर की पुलिस सतर्क हो चुकी होगी, हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकेंगे। हम वहाँ से बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि कार बॉर्डर से 6 मील पहले ही छोड़कर पैदल चल पड़ेंगे और गत के समय किसी स्थान पर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। तो बस यह सारा प्रोग्राम है और आप लोग आराम कीजिए। कल हमें अपने अभियान पर निकलना है। चलो भाई, चलकर सो जाते हैं। और इतवार को कि शाम मिस्टर तसीला की कोठी मीना बाज़ार लगा था। यहाँ सारे हीरे आभूषण मैंने
देश विदेश में इकट्ठे किए हैं। यह बिक्री के लिए पेश है, आप लोग चाहें खरीद सकते हैं। कोठी के बाहर गेट पर 8 सिपाही और इंस्पेक्टर तैनात था। तभी गेट के सामने एक सफ़ेद गाड़ी आकर रुकी। सबसे पहले दाऊद नीचे उतरा, इंस्पेक्टर को आवाज़ दी, एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, ज़रा 1 मिनट बात सुनिए। और मिस्टर इंस्पेक्टर निकट आ गया। यस। दाऊद ने पिस्तौल निकाल कर उसकी छाती पर रख दी। आवाज़ निकालने गोली अंदर कर दूंगा। यह क्या है? तुरंत ये शेष 5 कारों से निकल आई और इंस्पेक्टर और स्टेन गन करण के हाथों में थी और दूसरा माजिद खान के पास। हवेली हैंडली ने इंस्पेक्टर होल्डर्स पिस्तौल निकाल लिया और तभी माजिद ने चला कहा, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून कर रख देंगे, राइफलें नीचे डाल दो। सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि सिपाही सख्ते में आ गए। उन्होंने हथियार डाल दिए। करण ने दाऊद से कहा, तुम माजिद और संभालो, हम अंदर देखते हैं। ओके बॉस। तभी कोठी के चौकीदार ने लोहे के गेट की और बंदूक चलाना चाहिए, लेकिन विक्टर ने उसका इरादा जानकर उस पर फायर कर दिया और विक्टर चिल्लाया, अगर कोई बहादुरी दिखाई ना चाहता है तो एक को भून दूंगा। सभी के सिर झुक गई और करण ने हैडली और विक्टर को के साथ अंदर आने का इशारा किया, चलो। और हाल में हीरो को देखने के लिए एक दूसरे की कानाफूसी भी कर रहे थे। अचानक फायर की आवाज़ सुनकर चौंक पड़े। तभी दरवाज़ा खुला, उसमें से भी चारों भीतर प्रविष्ट हुए। उन्हें देखते ही एक और चिल्लाई, डाकू शटअप, कोई आवाज़ नहीं करेगा। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, सिर्फ माल चाहते हैं। आप फौरन दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। किसी ने हीरो बनने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। शोर मचाने से कोई लाभ नहीं होगा। बाहर खड़ी पुलिस हमारे आदमी ने कवर कर रखा है और टेलीफोन की तार काटे जा चुके हैं। आप चुपचाप हमारे आदेश का पालन करते रहें। और तभी मिस्टर टकीला ने उनकी जगह आगे बढ़ते हुए कहा, यह क्या हंगामा है? कौन हो तुम? डाकू। चलो सबके साथ दीवार की तरफ मुँह करूँ। अचानक एक युवक ने हैंडली के पिस्तौल छीनने की कोशिश की। हैंडली ने फायर कर दिया। नहीं, युवक घायल हो गिरा। कोई और हीरो बनना चाहता है तो चलो जल्दी दीवार की तरफ मुँह करके कोना मार दी जाओगे। इस बार सबने आदेश का पालन किया, दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो गए। करण ने शेर खान को हैंडलिंग का, तुम दोनों माल को थैले में भरो। और शेर खान और हैंडल जेबों से थैले निकाले और माल भरने लगे। कर्ण ने स्टेन गन विक्टर को देते हुए कहा, तुम मेरी जगह लो और ज़रा टकीला को देखता हूँ, तिजोरी में देख कर आता हूँ। और फिर जेब से रिवॉल्वर निकाल कर टकीला के निकट पहुँचा। पिस्तौल उसकी कमर पर लगाई। तुम्हारी तिजोरी कहाँ है मिस्टर टकीला? अंदर कमरे में। और टकीला को लेकर कमरे की ओर बढ़ गया। तिजोरी के निकट पहुंचकर, खोलो इसे जल्दी। क्या तुम तलवार को जानते हो? टकीला तिजोरी खोलते हुए पूछा। शटअप, सारा सामान बाहर निकालो। और टकीला सामान बाहर निकालने लगा तो नोटों की घड़ियाँ, कुछ गहने, फिल्म, लेकिन फिल्म नहीं थी। करण के एक चीज़ ध्यान से देखता हुआ बोला, वह फिल्म कहाँ है? कौन सी फिल्म? मेरे पास कोई फिल्म नहीं है। करण ने ख्याल आया, वह फिल्म जिसके पास भी है उसके खोखले दांतों में छुपा रखा है। और अगले ही पल अपने दांत बाहर निकालो। दांत? क्या पागल हो? और उत्तर में करण ने फौलादी घुसा कटीला के मुंह पर मारा। फलस्वरूप मुंह से नकली दांत
का जबड़ा बाहर निकल गिरा और ज़मीन पर गिरते ही करण ने बूट से दबाते ही जबड़ा तोड़ दिया ताकि खोखला दांत टूटकर बिखर गया और किस फिल्म का छोटा सा कैप्सूल निकल कर आया। करण ने कैप्सूल उठाकर जेब में रख लिया। तभी टकीला बोला, अगर तुम भारतीय एजेंट हो तो इस फिल्म को 5 करोड़ मिलने चाहिए। शटअप। तभी शेर खान पिस्तौल लेकर कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ बॉस? भीतर देर लगा दी, बस आ रहा था, तुम चलो। करण ने जाने के लिए दरवाजे की ओर घुमा। शेर खान चिल्लाया, बस बसो, और फुर्ती से नीचे गिरा और वो गोली चली थी और कुछ क्षण बाद उसके सिर से ऊपर से शेर खान टकीला अपनी जगह नीचे पड़े। टकीला के हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल था। शेर खान गोली टकीला के माथे में लगी, इसलिए वह मर चुका था, जबकि शेर खान अभी जीवित था। गोली उसकी छाती में लगी थी। करण ने उसे निकट आ गया। शेर खान, मेरी जान बचाने का शुक्रिया। शेर खान के मुंह से ढेर सारा खून निकल पड़ा और रुक कर बोला, तुम्हारे साथियों में एक गद्दार है कर्नल, तुम मुझे जानते हो? कर्नल आश्चर्य से कहा, हाँ, भारतीय एजेंट कर्नल यादव के आदेश पर तुम्हारे साथ शामिल हुआ था। वह गद्दार जापानी एजेंट है। ओह! इतना कहकर शेर खान की गर्दन लुढ़क गई। तभी हैंडली दरवाजे पर नजर आया। क्या हुआ बॉस? शेर खान और टकीला एक दूसरे को गोली मार गए। बुरा हुआ, लेकिन जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। हाँ चलो। वह दरवाजे के बाहर आए तो असलम ने करण की ओर बढ़ने की कोशिश की। करण ने उसे छाती पर दोनों हाथ रखकर धकेल दिया। जहाँ वही खड़ा हो जा, गोली हिला तो गोली मार दी जाएगी। असलम एक बार फिर लड़खड़ाया और संभल कर खड़ा हो गया, लेकिन उस धक्के में करण ने फिल्म का कैप्सूल असलम को दे दिया था, जिससे असलम सबकी नज़रें बचाकर अपने मुंह में रख लिया और वह कादिर बाकियों की तरह मुंह अंदर करके छुपाई दक्ष था। और करण अपने साथियों के साथ दरवाजे की तरफ जाते हुए कह रहा था, हम लोग दरवाजे से बाहर से बंद करके जा रहे हैं। 15 मिनट बाद मेरे साथी कोठी को घेरे रहेंगे। अगर किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। इतना कहकर उन्होंने वहाँ से टेलीफोन की तार काटी और बाहर आए। वहाँ दाऊद और माजिद पुलिस के सिपाहियों और चौकीदारों की तरह कवर किए खड़े थे। करण ने सिपाहियों से कहा, तुम लोग हाल में चलो, जल्दी करो, वरना सबको गोली मार दी जाएगी। सब लोग अंदर चले गए और दाऊद ने कोठी का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अब भाग निकलो यहाँ से। पुलिस की गाड़ी और दूसरी सभी गाड़ियों को टायर पंचर कर दो। उन्होंने कोठी के बाहर सभी गाड़ियों के टायर पंचर कर दिए। अपनी गाड़ी की तरफ बैठकर भाग निकले। चलती गाड़ी में सब ने चेहरे पर मेकअप साफ किया और कपड़े उतार दिए। नीचे सब ने दूसरे लिबास पहने हुए थे। 15-20 मिनट में शालीमार पहुँचे। वहाँ जहाँ उन्हें दूसरी गाड़ी खड़ी थी, वह सब दूसरी गाड़ी में बैठ गई और तेज़ी से बॉर्डर की ओर चलने लगे। 30-40 मिनट बाद करण ने कहा, तुम लोग लूट के माल बांट लो, आधा मुझे दे दो और शेष तुम सब बराबर बांट लो। यह काम मैं करता हूँ। कुछ देर बाद हेडली माल के हिस्से किए, उन्हें अपना हिस्सा दे दिया। सबको उनका हिस्सा दे दिया। अपना हिस्सा लेने के बाद दाऊद बोला, हमारा काम ख़त्म हो गया, इसलिए हमें यहीं उतार दो।
बेहतर होगा। हम अलग अलग हो जाएंगे। तुम ठीक कहते हो। कर्ण ने सड़क पर किनारे गाड़ी रोक दी और दाऊद तथा माजिद को नीचे उतार दिया। अच्छा दोस्तों, खुदा हाफिज़। दोनों भाई उतरने के बाद वह फिर चल पड़े। कर्ण सोच रहा था, वह दोनों शत्रु एजेंट नहीं थे, अभी छोड़कर चले गए। हेडली और विक्टर में से एक शत्रु है जो मेरे साथ रहने की कोशिश करेगा ताकि मौका पाकर मुझसे फिल्म छीनने की कोशिश करे। तभी उसने कहा, अब मेरा यहाँ उतरना ठीक है बॉस, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ सीमा पर चलूँगा। और मैं भी। पता नहीं लग रहा इन दोनों में से कौन शत्रु है। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हम बॉर्डर कहाँ क्रॉस करें? तुम ठीक कहते हो बॉर्डर के निकट पहुँच चुके हैं बॉस। मेरा ख्याल है हमें गाड़ी बॉर्डर से 5-6 मील पीछे छोड़ देनी चाहिए। पैदल चलकर सीमा पार करना, उचित स्थान ढूंढना चाहिए। फिर वे गाड़ी के किनारे सड़क के नीचे उतरे और दाईं ओर फैले जंगल में घुस गए। यह जंगल खतरनाक है, यहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं। बॉर्डर पर यहाँ अधिक दूर नहीं है, लेकिन हमें उसका रास्ता नहीं पता। जंगल लगभग 2 मील अंदर जाने के बाद एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। तुम दोनों ही यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ बॉर्डर किस तरफ है। नहीं बॉस, तुम यहीं ठहरो, मैं देखने जाता हूँ। तुम्हारे सारे ही हमें बॉर्डर क्रॉस करना है। और हेडली चला गया। कर्नल जंगली घास पर लेटा हुआ था। 15 मिनट बाद बीते तो वह सोचने लगा, पता नहीं हेडली बॉर्डर का रास्ता मिल रहा या नहीं। वह फिल्म कहाँ है कर्नल? और विक्टर की आवाज़ सुनकर कर्नल चौंक कर उठा तो विक्टर के हाथ में पिस्टल थी, जिसकी नाल कर्नल की तरफ उठाई हुई थी। तो मेरे साथियों में गद्दार तुम थे विक्टर। यस माय डियर कर्नल, मैं शुरू से ही जानता था कि तुम माइक्रो फिल्म लेने आए हो, लेकिन मुझे यह पता था कि फिल्म कहाँ है। अतः तुम्हारे साथ इसलिए हो गया कि तुम वह फिल्म हासिल कर लो तो तुमसे छीन लूँ। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ विक्टर, लेकिन मुझे पहले ही पता था कि तुम इंस्पेक्टर कादिर का एक आदमी मेरे ग्रुप में शामिल हो चुका है। वैसे हेडली तुम्हारा साथी है? नहीं, हेडली केवल मेरी जान पहचान है। इंस्पेक्टर कादिर ने हेडली से मिलते देखा तो मुझे हेडली के पास भेजा और मेरे कुछ पूछने से पहले ही हेडली मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया और तुम्हें कुछ आदमियों की ज़रूरत है और उसकी सिफारिश पर मैं तुम्हारे साथ आ गया। अब तुम शराबत से वह फिल्म मेरे हवाले कर दो कर्नल। मिस्टर विक्टर, तुम जो कोई भी हो, यह जानकर दुख होगा कि वह फिल्म मेरे पास नहीं है। बको मत, जल्दी फिल्म का कैप्सूल निकालो वरना गोली मार दूंगा। फिल्म मेरे पास नहीं है, तुम मेरी तलाशी ले सकते हो। ऑल राइट, लेकिन मैं तुम्हारे निकट नहीं आऊँगा। पहले तुम अपनी पिस्तौल निकाल कर मेरी तरफ फेंक दो, फिर अपने सारे कपड़े उतार कर इधर उछाल दो। कपड़ों की तलाशी लूँगा। कर्नल ने आदेश का पालन किया और अपना रिवॉल्वर निकाल कर फेंक दिया। उधर मिस्टर टकीला की कोठी में डाकुओं के जाने के बाद हंगामा मच गया। औरतों ने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया था। मर्द परेशान थे। 15 मिनट बाद तक किसी ने बाहर जाने की साहस नहीं किया। 20 मिनट बाद पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़कर भीतर भागे तो सब कार्य बेकार थी, लेकिन काफ़ी देर पैदल जाकर पुलिस ने हेडक्वार्टर को सूचना दी और परिणाम स्वरूप वहाँ पुलिस दल पहुँचा और 3-4 घंटे में पुलिस ने मेहमानों से
बयान लेते रहे। कितने डाकू थे? अंदर तो 4 थे बाहर पता नहीं। आखिरी रात के 12 बजे के करीब सबको जाने की इजाज़त दी। अब आप लोग जा सकते हैं। बाहर पुलिस की वैन खड़ी है, वह आपको छोड़ आएगी। थैंक्स इंस्पेक्टर। और 12:30 बजे असलम दोनों लड़कियों के साथ वापस होटल पहुंचा। होटल की लाइब्रेरी में गुजरते जूलियन ने बोली, मिस्टर पासा, अगर आपको हमारे कमरे में चले तो आपको बेहतरीन कॉफ़ी पिलाएंगे। कॉफ़ी उसकी तो इस वक्त मुझे एकदम ज़रूरत है। चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। और ऊपर जूलिया पासा और रोजी के कमरे में जाने दरवाज़ा बंद करते ये बोली, मीना बाज़ार आज बहुत मज़ा आया। मुझे तुम मज़ा कहती हो? जूलिया दरवाज़ा बंद करके घूमी और हाथ में छोटा सा पिस्टल भी था। मुस्करा रही थी। यस कैप्टन असलम, इंडिया सीक्रेट सर्विस, मैंने तो बहुत मज़ा आया। यह क्या कह रही हो तुम? यह पिस्तौल? कौन सी फिल्म? बिल्कुल असली डार्लिंग, हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बिल्कुल न करो। जल्दी ही फिल्म का कैप्सूल निकाल दो, मेरी दोस्त रोजी को पकड़ा दो। कैप्टन असलम, तुमने कहा था ना कि हम बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं तुम बॉस कर्नल मीना बाज़ार में तुम्हारे कैप्सूल दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम जल्दी ही मुंह में निगले। मगर सुनो कैप्टन, मैंने 7 गिनूंगी। अगर तुमने इस बीच में फिल्म नहीं दी तो मेरी गोली चल जाएगी और मेरी पिस्तौल में साइलेंसर लगा हुआ है, इसकी आवाज़ नहीं होगी। ठहरो, मैं फिल्म देता हूँ। 1 2 3 4 5 निकालो। और असलम ने अपने मुंह में कैप्सूल को हथेली में उगला। यह लो, मेरी जान छोड़ो। थैंक यू शेख साहब। और असलम कैप्सूल लेने के बाद रोजी चलकर नीचे एजेंट 4 को दे आओ और कैप्टन को संभाले हुए हूँ। कैप्टन को जाने मत देना। आज रात इसको यहीं रखना होगा। सुबह फिल्म पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी और फिर हम कैप्टन आज़ाद कर देंगे। रोजी फिल्म लेकर चली गई। जूलिया ने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और असलम से कहा, अब यह तो बता दो तुम दोनों किस देश के लिए काम करती हो? जापान के लिए। और हमें खुशी है हम ये फिल्म प्राप्त करने में सफल हो गई। तुम्हारे पास कर्नल कर्ण तुम्हारे लिए कई एजेंट मार गिराए। सफलता हमारे हाथ लगी। उधर कर्ण अपनी जैकेट उतार कर नीचे डाल दी थी। विक्टर ने उससे कह रहा था, पाँव से इसे मेरी तरफ उछालो। ठीक है, यही समय है जब इसे चांस ले सकता हूँ। और कर्ण ने जैकेट पाँव विक्टर की ओर उछाल दी और यू बास्टर्ड। और कर्ण के लिए इतना समय बहुत काफ़ी था और विक्टर पर छलांग लगा दी। विक्टर को साथ लिए हुए कर्ण नीचे गिरा और विक्टर हाथ से पिस्तौल छूटकर नीचे गिर पड़ी थी और फिर दोनों में गुत्थम गुत्था होकर एक दूसरे पर लुढ़का हो रहे थे। और विक्टर काफ़ी शक्तिशाली था। इस बार उसने कर्ण को पलटी दी और उसकी छाती पर आकर बैठ गया और पूरी शक्ति से कर्नल का गला दबाने लगा। कर्ण को पीड़ा का कारण हाथ इधर उधर चलाए। अचानक ही उसका हाथ में रिवॉल्वर, नीचे पड़ी हुई रिवॉल्वर पिस्तौल पर पड़ा और उसने पिस्तौल उठा लिया और फिर उसने पड़े पिस्तौल की नाल से विक्टर को पहलू में जाकर फायर कर दिया और उसके ऊपर लुढ़क कर गिर पड़ा। मर चुका था। कर्ण को काफ़ी देर तक पड़ा रहा, फिर सांसें ठीक करता रहा। फिर उठा, अपने हिस्से की लूट के हीरे हुए विक्टर की लाश के पास डाल दिए और फिर अपनी जैकेट उतारकर बॉर्डर की तलाशी के लिए निकल पड़ा और आधे घंटे बाद जंगल से भटकता रहा और फिर
बॉर्डर के निकट गया और झाड़ी की ओट से उसे देखा। लगता है इस तरफ पहरा नहीं है, यहीं से सीमा पार करता हूँ। फिर वह ज़मीन पर रेंगता हुआ तारों के नीचे से पार निकल गया और 5 मिनट भारतीय सीमा में प्रवेश हो गया। संतोष की लंबी सांस ली उसने। हाल और सिपाहियों ने करण को पकड़कर भारतीय चौकी में ले आया। वहाँ उसे एक करण को मुस्कुरा कर कहा, मैं दोस्त हूँ, मेरा नाम कर्नल करण है और आपको विश्वास न हो तो हमें आपका विश्वास है सर। हेडक्वार्टर से हमें सूचना मिली थी आप आज सीमा पार करके इधर आएंगे। हम आपका इंतजार कर रहे थे, आइए बैठिए। करण बैठ गया और कैप्टन से बोला, मुझे अभी कुछ देर पहले भी एक विदेशी सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। हमारे सिपाहियों ने उसे गोली मार दी। उसकी लाश की तलाशी ली तो जेबों में बहुत सारे हीरे मिले। तो आप उसकी लाश और उन हीरों की तुरंत सीमा की दूसरी तरफ फेंकवा दीजिए, यह बहुत ज़रूरी है। और हाँ, दिल्ली जाना चाहता हूँ और इसका प्रबंध कीजिए। और फिर कुछ ही देर बाद करण मिलिट्री हेलीकॉप्टर से बैठकर दिल्ली जा पहुँचा। और जूलिया और रोजी रात भर कैप्टन असलम के उसी कमरे में आने अपने साथ रखा और सुबह हो गई जब जूलिया बोली, अब तुम आज़ाद हो। आज़ाद असलम, अगर चाहो तो हम दोनों की तरह पाकिस्तान की सैर कर सकते हैं। थैंक्स, लेकिन अभी 9 बजने वाले हैं। जहाज़ में मेरी सीट बुक है, आज मुझे वापस जाना है। ओके कैप्टन, हम दोस्तों की तरह तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने जाएंगे और तुमसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन वह फिल्म सुरक्षित यहाँ से बाहर जा चुकी है। आप लोग सचमुच बहुत चालाक हैं। मुझे खुद पे बहुत शर्म आ रही है। लड़कियों से मुझे पराजित कर दिया। शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कैप्टन। हम साधारण सी लड़कियां नहीं बल्कि ट्रेंड जासूस हैं। उसके आधे घंटे बाद असलम एयरपोर्ट पर था। दोनों लड़कियों ने छोड़ने आने आई थी। एयरपोर्ट पर यात्री थे। कैप्टन डियर, क्या अब तुम शेख का मेकअप में यात्रा करोगे? करनी ही पड़ेगी क्योंकि इस रूप में आया हूँ और मेरा पासपोर्ट भी शेख जमाल पाशा के नाम है। और तभी लाउडस्पीकर सुनाई, दिल्ली जाने वाली मुसाफिर मेहरबानी करके जहाज़ पर पहुँचने का कष्ट करें। अच्छा, मेरी बदकिस्मत दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दे दीजिए। बदकिस्मत क्यों? क्योंकि तुम मेरी अकल का गलत अंदाज़ा लगाया। तुम लोग चालाक ज़रूर हो मगर तुमसे तजुर्बा कम है। तुम कहना क्या चाहते हो? असलम ने अपने कंठ में छुपा हुआ मुंह में हथेली में एक कैप्सूल उगल दिया। यह क्या है? माइक्रोफिल्म। दोनों आश्चर्य सी आंख फटी रह गई। जी हाँ, असली माइक्रोफिल्म। रात तुम जो फिल्म दी थी वह नकली थी। जापान में उसे अनलार्ज करके देखा जाएगा तो केवल लड़कियों के चित्र होंगे। मैंने पहले ही एक नकली फिल्म का कैप्सूल अपने कंठ में छुपा कर रख लिया था। मैं मदारियों की तरह अपना कंठ में छोटी छोटी चीज़ छुपाए रखता हूँ। अब तुम अपनी हार को अफसोस करती रहना। मैं चला। और फिर दोनों वहीं निराश सी होकर असलम मुस्कुराता हुआ जहाज़ की ओर सवार हो गया, चल दिया। और कुछ देर बाद माइक्रोफिल्म के साथ सुरक्षित भारत की ओर जहाज़ उड़ रहा था। समाप्त दोस्तों।